जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक किंग है जिसको कि ग्रीक गॉड्स ने एक ऐसा टास्क करने के लिए दिया है कि उसने एक स्टोन को एक पहाड़ से नीचे गिराना है, देन उसको गिरते हुए देखना है और फिर उसको वापस पहाड़ की चोटी तक लेके जाना है, देन फिर उसको नीचे गिराना है और फिर उसको देखने के बाद उसको वापस लेकर जाना है। तो ये क्या चीज़ है? यहाँ पर हमें एक मीनिंगलेसनेस टास्क दिखाया गया है कि एक ऐसे इंसान को एक ऐसा टास्क दिया गया है जो वो रिपीटली अपनी थ्रू आउट लाइफ में यानी अपनी एटर्निटी तक इसको करता रहेगा। इसी चीज़ को हम एब्सर्डिटी कहते हैं। और एब्सर्डिज्म जो कि आज फ़िलॉसफ़ी हम डिस्कस कर रही हैं रेफरेंस टू अल्बर्ट कैमस, वो यही है, यानी कि एक मीनिंगलेसनेस लाइफ को दिखाना। इस चीज़ को हम एब्सर्डिज्म कहते हैं, जो कि फ़िलॉसफ़ी इंट्रोड्यूस करवाई थी अल्बर्ट कैमस ने अपने ऐसे मिथ ऑफ सिसिपस। सिसिपस कौन था? ये एक किंग था जिसको कि एक ग्रीक गॉड ने एक रिपीटली टास्क करने को दिया था जिसका कि कोई मतलब ही ना हो। अल्बर्ट कैमस ने जब इस मिथ को पढ़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक में कुछ ऐसी मिथ्स होती हैं जिनका कि कोई मीनिंग ही नहीं होता, लेकिन डिफरेंट राइटर्स जो होते हैं वो इन मिथ्स को अपने वर्क में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इनको पुट करते हैं, देन उसके साथ अपने मीनिंग को उनकी मिथ के साथ रिलेट करके हमें बताते हैं। सेम इसी तरह अल्बर्ट कैमस ने अपनी फ़िलॉसफ़ी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़िलॉसफ़ी मानी जाती है 20th सेंचुरी की, जिसको कि हम मेजर वर्क्स में भी देखते हैं, एब्सर्डिटी यानी कि एब्सर्डिज्म, अल्बर्ट कैमस ने अपनी फ़िलॉसफ़ी इस वर्क में दी थी, मिथ ऑफ सिसिपस, जो कि 1942 में था। हु वाज अल्बर्ट कैमस? फ्रेंच यंगेस्ट फ़िलॉसफ़र, नोबेल प्राइज़ होल्डर in 1957 and called the second youngest recipient, यानी कि अल्बर्ट कैमस सेकंड यंगेस्ट रिसिपिएंट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला इन द एज ऑफ 44। अल्बर्ट कैमस जो हैं, इनके फादर जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी 1914 में जो वर्ल्ड वार हुई थी उसमें वो मारे गए थे। उसके बाद ये अल्जीरिया में शिफ्ट हो गए। इनकी मदर जो हैं वो डेफ थी और ये दो भाई थे जिनके साथ वो अल्जीरिया में शिफ्ट हो गई। अल्बर्ट कैमस जो हैं ऑथर हैं, फ़िलासफ़र हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ वो 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर भी माने जाते हैं। अल्बर्ट कैमस ने अपनी फ़िलॉसफ़ी एब्सर्डिज्म जो है वो अपने ऐसे मिथ ऑफ सिसिपस में दी, जिसमें कि उनका कहना था कि इंसान की जो लाइफ है उसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि मीनिंगलेसनेस है। आप जिस चीज़ को भी कोई मीनिंग असाइन करते हैं, बिहाइंड उसके कोई मीनिंग नहीं होता। यानी कि उनका कहना था कि ना तो इंसान के पैदा होने का कोई मकसद है, ना तो उसका किसी काम को करने का कोई मकसद है, इवन के इस यूनिवर्स का ही कोई मकसद नहीं है, यानी कि ये यूनिवर्स मीनिंगलेसनेस है। इंसान जो कुछ भी सोचता है, जो भी वो काम करता है, उसके अकॉर्डिंग उसका कोई मीनिंग होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो उस काम को कर लेता है या उसको मिड में छोड़ देता है तो वो ये जानता है कि इस काम का तो कोई मतलब ही नहीं होता, यानी कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इस दुनिया का ही कोई मतलब नहीं है। इसी चीज़ को एब्सर्डिज्म कहते हैं, जिसको कि डिफरेंट राइटर्स ने भी अपने वर्क में अडॉप्ट किया है। जैसे वेटिंग फॉर गोडो में हमें दिखाई देता है कि किस तरह एब्सर्डिटी को दिखाया गया है दो कैरेक्टर्स के थ्रू। इसके साथ साथ हमने प्रीवियस एक नावल डिस्कस किया है, यानी कि द मेटामॉर्फोसिस, जिसके अंदर हमें एब्सर्डिटी दिखाई गई है। एब्सर्डिज्म का मतलब ही ये होता है कि आप मीनिंगलेसनेस को दिखाएं कि किसी भी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, लाइफ एब्सर्डिटी पर चल रही है विदाउट पर्पस। इसी चीज़ को हम एग्जिस्टेंशलिज्म और नाइलिज्म के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िलासफ़ी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करती हैं। जैसे कि नाइलिज्म वाले ये कहते हैं कि नथिंगनेस, दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें खुद ही क्रिएट हो गई हैं, किसी भी चीज़ का कोई मकसद ही नहीं है, यानी कि कुछ है ही नहीं दुनिया में। इसी तरह एब्सर्डिज्म जो है वो भी हमें यही बताती है कि जो
लाइफ है, हमारी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। हम किसी भी काम को किसी भी मकसद के लिए कर रहे होते हैं, इवन के उसका कोई मकसद ही नहीं होता जिस भी काम को हम कर रहे हों। इसी चीज़ को, इसी फ़िलॉसफ़ी को हम एब्सर्डिज़म कहते हैं, जो कि अल्बर्ट कैमस ने अपने डिफरेंट नॉवेल्स में भी हमें दिखाई है। जैसे कि इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल है द स्ट्रेंजर, जो कि 1942 में पब्लिश करवाया गया था। इसी तरह इनका एक और नावल है द प्लेग, द फॉल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं अल्बर्ट कैमस के। इसी तरह द रेबेल, जो कि एक पोइम है जिसके अंदर एक ऐसा शख्स दिखाया गया है, एक ऐसा पर्सन है जो कि सोसाइटी से टोटली डिफरेंट दिखाई देता है। वो यूनिफॉर्म थिंकिंग को नहीं अडॉप्ट करता, यानी कि यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो है, एक सोसाइटी जिस पैटर्न को लेकर चल रही है वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहता। लाइक के जब लोग सब क्लासरूम में स्टूडेंट बोल रहे होते हैं तो वो यही कहता है, वो साइलेंट रहता है। जब क्लास साइलेंट होती है तो वो नॉइस क्रिएट कर रहा होता है। जब लोग बारिश को पसंद करते हैं तो वो उसको हेट करता है। जब लोग बारिश को पसंद नहीं करते तो वो इसी तरह वो उसको पसंद करता है। लाइक इसी तरह जब लोग लंबे बाल रखना पसंद करते हैं तो वो इसके साथ अपने हेयर जो हैं वो शॉर्ट करवा देता है। यानी कि उसका रिबल बिहेवियर है रिगार्डिंग सोसाइटी, कि वो खुद को सोसाइटी से अलग रखना चाहता है। कि जब जो लोग सारे हैं एक काम कर रहे हैं वो उनको फॉलो नहीं करेगा, बल्कि वो उनको रिबल वे में उनको निगलेक्ट करेगा और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग लेकर चलेगा। इसी तरह इनका ये ऐसे जो कि द मिथ ऑफ सिसिफस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है जिसमें कि इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़िलॉसफ़ी एब्सर्डिज़म इंट्रोड्यूस करवाई है। अब हम इनके वर्क्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो कि आगे फर्दर हम जो नावल डिस्कस करेंगे द स्ट्रेंजर यानी कि द आउटसाइडर, उसके अंदर हम इनकी जो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको साथ साथ डिस्कस करेंगे। एब्सर्डिटी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेंज फॉरवर्ड, यानी कि जो अल्बर्ट कैमस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, घुमा फिरा कर बात नहीं करते। इसके साथ साथ एक और करैक्टरिस्टिक्स जो है वो है करैक्टर ड्राइवन, यानी कि वो करैक्टर को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि वो एब्सर्डिटी के वे में इस तरह लाइफ को लेकर चलता है कि जो उनका मकसद होता है लोगों को बताना, मीनिंगलेसनेस लाइफ को, वो इजीली इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसके साथ साथ यानी कि कंसाइज एंड स्पेसिफिक पैटर्न होता है इनके वर्क का, यानी कि वो फिगरेटिव लैंग्वेज और एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो फिगरेटिव लैंग्वेज होता है वो उसको नहीं करते हैं। वो लिमिटेड रहते हैं, ना ही ज़्यादा मेटाफोर, सिम्बली वगैरह इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं उनके, शॉर्ट फ्रेज होते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। इसके साथ साथ उनकी सिंपल वोकैबुलरी होती है। ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अल्बर्ट कैमस के वर्क्स में हमें मिलती हैं। देन हम इनके कुछ थीम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थीम जो इनका है इर्रेशनैलिटी ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि वो यूनिवर्स की इर्रेशनैलिटी को बताते हैं कि यूनिवर्स का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है इसको क्रिएट करने का। एब्सर्डिटी ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, लाइक यहाँ पर हम नाइलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म को भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि एब्सर्डिटी दिखाई गई है एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। इसके साथ साथ एक और थीम जो है द मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानों की बेमकसद ज़िंदगी यानी बेमायनी ज़िंदगी को दिखाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है इनके वर्ड्स का। द इम्पोर्टेंट ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड, यानी कि जो इम्पोर्टेंस है एक फ़िज़िकल वर्ल्ड की वो अपने वर्क में दिखाते हैं। इसके साथ साथ सुसाइड, डिके, डेथ, जो कि डिके एंड डेथ मॉडर्निज्म की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स एंड थीम कंसीडर किए जाते हैं। द नेचर ऑफ ह्यूमन रिवोल्ट, एग्जाइल का थीम, इसके साथ साथ रिडेम्पशन, ये कुछ थीम्स हैं जो कि हमें अल्बर्ट कैमस के वर्क में मोस्टली देखने को मिलते हैं। अल्बर्ट कैमस के जो ये एटीट्यूड है, जो राइटिंग स्टाइल है, वो क्यों है? क्योंकि ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक इंसान जो है वो
इस कदर फ्रेगमेंटेड लाइफ गुजार रहा है, क्योस में होता है कि उसको अपनी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए करता है कि क्या उसकी जो इस दुनिया में एग्जिस्टेंस है वो बेमायनी है या उसका कोई मकसद है। जिस तरह के इनका एक नावल है द प्लेग, जिसके अंदर इन्होंने लाइक एक ऐसी सिचुएशन दिखाई है कि एक सिटी ओरान में प्लेग फैल गया है और लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। लाइक जैसे कि आज हम कोविड-19 की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, इसी तरह इन्होंने सेम इस नावल में इसी सिचुएशन को दिखाया है कि इस सिटी में प्लेग फैल जाता है। लेकिन वहाँ पर जो एक प्रीस्ट होता है जिसको इन्होंने इस नावल में इंट्रोड्यूस करवाया है, वो लोगों से यही कहता है कि या तो तुम लोग खुदा पर बिलीव कर लो या खुदा को बिल्कुल ही मानना छोड़ दो, क्योंकि तुम लोगों पर जो ये मुसीबत आई है, ये प्लेग आया है, वो किसी भी बीमारी की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने सिन की वजह से, तुम्हारे बैड डीड्स की वजह से है। यानी कि मॉडर्निज़म में जो राइटर्स हैं वो गॉड की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या वाकई इस वर्ल्ड में गॉड एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो जो इतनी वास्ट लेवल पर ह्यूमन डिस्ट्रक्शन दिखाई गई हैं ड्यूरिंग बोथ वर्ल्ड वॉर लाइक वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, तो फिर खुदा की एग्जिस्टेंस जो है वो कहाँ है। यानी कि खुदा की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन रेज किए जाते हैं जो कि हम मॉडर्निज़म यानी मॉडर्निस्ट राइटर के वर्क में देखते हैं। ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे अल्बर्ट कैमस के। नेक्स्ट हम इनका एक नावल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है द स्ट्रेंजर, उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे विद समरी एंड एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड, गॉड ब्लेस यू।